हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे केश नली पर। ये एक ऐसी नली होती है जो किसी भी द्रव के अंदर इसे हम डालते हैं तो उस द्रव को या तो ऊपर की तरफ लेकर जाती है या उस द्रव को नीचे की तरफ खींचने का काम करती है। तो इस प्रकार या इस नली को क्या कहा जाता है? केश नली कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हम एग्जांपल लेते हैं कि इस बर्तन के अंदर हमारे पास कोई द्रव भरा है। ठीक है, तो कोई द्रव है, इसे मैं डैश डैश यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये अपने पास कोई द्रव है। अब इस द्रव के अंदर हम क्या करेंगे? केश नली को रख देते हैं। केश नली जो होती है उसकी जो त्रिज्या होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, बहुत ही एक पतली सी नली होती है जो द्रव को ऊपर भी लेकर जाने का काम करती है और नीचे भी लेकर जाने का काम करती है। वो डिपेंड करता है कि अपने पास जो द्रव ले रखा है इस केश नली को समझने के लिए वो द्रव कौन सी प्रकृति का है। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि एक अपने पास पानी है। पानी के अंदर हम क्या करेंगे? एक केश नली को डालते हैं। तो केश नली को डालने पर क्या होता है कि जो पानी है, ठीक है, ये जो केश नली है ये इस पानी को क्या करेगा? ऊपर की तरफ खींचने का काम करता है कि जो पानी है उसके जो अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो क्या होता है? थोड़ा सा कमजोर होता है, दुर्बल बल होता है, जिस कारण क्या होता है ये केश नली इसको खींचकर पानी को ऊपर की तरफ लेकर जाने का काम करती है। ठीक है, तो केश नली में जैसे ये द्रव ऊपर जाता है राइज करने लग जाता है ऐसे। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसा आकार बन जाता है ऐसे, क्योंकि ये जो पानी ले रखा है, ये जो द्रव है, इसकी जो शांता बोल सकते हो, इसका जो घनत्व है वो थोड़ा कम होता है। इसके मॉलिक्यूल जल्दी टूट जाते हैं, दुर्बल होने के कारण जल्दी टूट जाते हैं और ये हल्का सा क्या कर जाते हैं? राइज कर जाते हैं। ठीक है, यदि इसी केश नली की हम बात करें कि यही केश नली को हम और कोई द्रव के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे पारे के अंदर इसको डुबोते हैं, तो पारे के अंदर लेकर जाने पर क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो ये अपने पास वही बर्तन, ठीक है, इसी बर्तन के अंदर अब हम पारे को डालते हैं तो ये अपने पास रहा पारा ऐसे। अब हम क्या करेंगे? इस पारे के अंदर अब यही केश नली को इसके अंदर डुबोते हैं। तो डुबोने से क्या होता है? जो ये केश नली है इस पारे के बीच में मॉलिक्यूल जो लग रहे हैं ना, जो बल लग रहा है इन अणुओं के मध्य, वो थोड़ा प्रबल होता है। अणु दूर नहीं जा पाते एक दूसरे से, तो इसे तोड़ने के लिए अपने बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो जैसे केश नली को हम इसके अंदर डालते हैं तो जो पारा होता है वो कुछ इस आकार का बना लेता है अपने अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ऐसे, तो ये जो आकार बना लेता है पारा और ये आकार बना लेता है द्रव। थोड़ा सा नीचे भी लेकर जा सकता है क्योंकि जो पारे के अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो स्ट्रोंग होता है। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। इसका लेवल तो है बच्चों ये वाला, और इसका जो राइज किया है, इसको जो खींचा है यहां से यहां तक ही खींच पाया है, तो ये जो आकार बना है इसका एक उत्तल की तरह आकार बना है। इसका जो आकार बना है द्रव का, ये किसका बना है? अवतल की तरह। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखेंगे अवतल की तरह बना है इसका आकार, तो इसका आकार बना है उत्तल की तरह। तो अलग अलग द्रवों के लिए केश नली की जो क्रिया होती है अलग अलग होती है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो केश नली है हमेशा द्रव को ऊपर की तरफ खींचने का काम करता है। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, जिनके अणुओं के मध्य बल अधिक होने के कारण क्या होता है? ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाते, वो नीचे के नीचे ही रह जाते हैं। तो जो केश नली होती है वो द्रव के अकॉर्डिंग, है ना, द्रव के अकॉर्डिंग द्रव को ऊपर भी लेकर जा सकती है, नीचे भी लेकर जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमने जो द्रव सेलेक्ट किया है वो कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी केश नली द्रव को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेकर जाने का काम करती है। इसे कोशिका क्रिया कहते हैं। कौन सी बच्चों? कोशिका क्रिया कहा है। और इस प्रकार की नली को बोलेंगे हम केश नली बोलेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग द्रव के लिए केश नली की जो क्रिया होती है अलग अलग होती है। इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है उसके एग्जांपल कुछ दे देता हूं। जैसे पेड़, कोई भी पौधा है या पेड़ है, उसकी जड़ों में क्या करते हैं? पानी डालते हैं।
तो पानी डालने से क्या होता है, जो उसके तने में जड़ों में क्या होती है, छोटी छोटी केश नलियां होती है। अब ये केश नली क्या करती है, पानी की आपको बताया है कि जो अणु के मध्य जो बल होता है वो क्या होता है, थोड़ा दुर्बल होता है, ये बल जल्दी ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो केश नली क्या करती है, इन पानी के जो अणु है इनको खींचकर कहां ले आते हैं, पत्तियों तक ले आते हैं। पत्तियां क्या हो जाती है, हरी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो तने जड़ों के अंदर, पत्तियों के अंदर छोटी छोटी केश नली होती हैं। ये उस पानी को राइज करके ऊपर तक ले जाते हैं, और जो अपने पास पौधा होगा या कोई भी पेड़ होगा ना, वो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती है, हरी हो जाती है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक अपने पास दिया है, जैसे अपने पास दिया, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे मैं कुछ इस हिसाब से बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कपास से बना लेते हैं एक, ठीक है, कपास रख रखी है इसके अंदर छोटी सी, और इसका लेवल यहाँ रखा है ऐसे, कपास का जो लेवल है, कपास को हमने ऐसे रख रखा है कुछ इस हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, इस दिए के अंदर तेल डालेंगे, ये तेल का लेवल यहां पर बना देते हैं, इस तेल का लेवल यहां है। अब हम क्या करेंगे, इसको जलाते हैं। तो जलाने से क्या होता है बच्चों, कि जो अपने पास तेल है वो उसका लेवल तो है यहां तक, लेकिन तेल कहां पहुंच जाता है, राइस करके यहां पहुंच जाता है। जो ऊन होती है, कपास होती है, उसके अंदर भी क्या होती है, छोटी छोटी केश नलियां होती है। अब केश नली क्या करते हैं, इस तरल को, है ना, जो अपने पास इस तरल का यूज करके, जैसे हम तेल का यूज कर रहे हैं, तो तेल को राइस करके यहां पर ले आते हैं। जैसे जलता जाता है तेल जलता जाएगा और राइस भी करता जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ समय बाद देखते हैं यहाँ पर जो तेल है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ऊन थोड़ी सी जलती है, बाकी वैसी की वैसी ही रहती है। तो ये रीजन क्या है, इसका कारण ये है कि जो केश नली है उस तेल के अणु को राइस कर रहा है, खींच रहा है, ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। तो ऊपर की तरफ लेकर जाता है तो वहां पर तेल जलता जाता है। तो कुछ ये एग्जांपल है जो हमारे दैनिक जीवन में केश नलियों को अच्छे से समझा पाते हैं। और भी हम एग्जांपल देते हैं, जैसे जब बारिश होती है, जो किसान होता है अपने खेतों में, जैसे बारिश हो गई है तो उसी समय, ठीक है, हल नहीं जोतता, वो अगले दिन क्या करता है, हल जोतता है। जब किसान की जो फसल है या किसान के जो अपने पास खेत है उसकी जो ऊपरी जो परत है हल्की सी सूख जाती है, तो वो क्या करता है, हल जोत देता है। इसका रीजन ये है कि वो क्या करता है, केश नली, जैसे अपने पास ये उसके खेत का जो लेवल है उसको अपने यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर छोटी छोटी क्या होती है बच्चों, केश नली होती है ऐसे। जैसे बारिश हुई तो बारिश केश नलियों से क्या हुआ, उसका जो पानी है वो सभी की सभी केश नली क्या हो गई है, भर जाती है। फिर अगले ही दिन जैसे उसका ऊपर का जो सरफेस है, उस जमीन का जो ऊपर का सरफेस है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। सूखने के कारण फिर अब वो क्या करता है, किसान उस पे हल जोत देता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, केश नलियां टूट जाती है। अब केश नली इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर तोड़ दिया है। अब अगले दिन जैसे धूप आएगी तो यहां से जो इस केस नली के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो ऊपर राइज नहीं कर पाता, क्योंकि किसान ने क्या किया है, उन केस नलियों को तोड़ दिया है। ठीक है, जैसे हल जोत दिया, फिर वो फसल के जो बीज होते हैं, जो उनको फसल लगानी होती है, उनके बीज बो देता है। तो बीज बो देता है ऐसे, ठीक है। अब ये केश नली में तो पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये बीज की जैसे थोड़ी सी जड़ें निकलेंगी तो यहाँ केश नलियों में पानी भरा हुआ है, जिस कारण अब ये जो जड़ें हैं ये क्या कर देती हैं, इसको पानी मिल जाता है, जिससे फसल अच्छी होती है। ठीक है, ये जल्दी ही क्या हो जाती है, अंकुरित हो जाते हैं, जल्दी जो बीज है वो टूट जाते हैं और अच्छा क्या बनता है, पौधा बनता है, जिसे बोलते हैं अच्छी फसल इसकी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये कुछ केस नलियां हैं जो हमारे जो दैनिक जीवन में कुछ एग्जांपल, कुछ घटनाएं मैंने समझा दी। और भी है, बाकी आप अपनी जो बुक है वहां से देख लेना, नहीं तो मैं पीडीएफ भेज रहा हूं, वहां पे मैं कुछ और भी उदाहरण लिखकर दे दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, ये कुछ केस नलियां हैं। राइज करने को या द्रव को नीचे खींचने में जो क्रिया होती है उसे कोशिका क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो केश नली की जो त्रिज्या होती है बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि जो केश नली होती है वो बहुत ही बारीक होती है।
ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार की शेप बनती है। एक तो अपने पास शेप बन गई है अवतल की, और एक अपने पास जो शेप बन गई है जो केश नली के अंदर जो द्रव का जो लेवल है उसमें आकार हम देखेंगे तो उसका आकार कुछ उत्तल की तरह होता है और कुछ क्या होता है अवतल की तरह। तो डिपेंड करता है कि जो द्रव हम यूज कर रहे हैं इस सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है, वो कैसा द्रव है, घनत्व पे भी डिपेंड करती है ये चीजें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि केश नली होती क्या है, हमारे दैनिक जीवन में केश नलियों का कितना और कैसे प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस केश नली की जो लेवल है, जो हाइट है, मतलब कि कितना ऊपर तक लेकर जाता है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेवल तो है यहां पर, ठीक है, जो द्रव हमने भर रखा है इस बर्तन के अंदर उसका लेवल तो है यहां तक, लेकिन केश नली के डुबोते ही लेवल क्या हो गया है, इस सब ऊपर हो गया, यहां तक ले आई केश नली। अब इसकी हाइट के लिए आज हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो केश नली की जो त्रिज्या, हाँ जी बच्चों साथ साथ हेडिंग लिखते जाओ, केश नली की जो त्रिज्या और जो ऊंचाई है उसके मध्य संबंध। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो केश नली की त्रिज्या को मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल आर से। तो केश नली की त्रिज्या, केश नली की त्रिज्या कैपिटल आर रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, और जो ऊंचाई है, जो लेवल है एच के मध्य रिलेशन, संबंध प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं कि और भी इसके क्या है कंसेप्ट है। जैसे कोई भी अपने पास एक कांच या कोई भी अपने पास सरफेस एक कंसीडर कर लेता हूं, तो मान लेते हैं कि अपने पास एक सरफेस है। ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना, फिर अपने इस कंसेप्ट को यहां पर लागू करेंगे। ठीक है, तो कोई भी अपने पास सरफेस है, हम एक द्रव की बूंद को फेंकते हैं इस सरफेस के ऊपर। तो द्रव की बूंद, मान लेते हैं कि जो द्रव है उसकी जो बूंद है थोड़ी सी बड़ी है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो जो अपना आकार है वो एक गोले की तरह ही रखते हैं। ये क्यों रखते हैं, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण रखते हैं, क्योंकि अनुक्रम पृष्ठीय तनाव लगता है। जैसे ही थोड़ा सा भारा हो जाता है, थोड़ी सी बूंद बड़ी है आकार में, तो उसका जो पृष्ठीय तनाव है थोड़ा सा कम लगता है, जिस कारण जो बूंद है वो एक सरफेस पर चपटी आकार धारण कर लेती है, और छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं द्रव की वो एक गोल ही आकार ही अपने व्यवस्थित रखती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक अपने पास सरफेस है, उस पर एक थोड़ी सी बड़ी बूंद जिसका द्रव्यमान थोड़ा सा अधिक है ना, क्योंकि mg भी लगेगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, जिस कारण इसका जो आकार है चपटा हो गया है। ठीक है, तो इस बूंद और इस सरफेस के साथ में जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ठीक है, इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं थीटा से। इस एंगल को, इस कोण को स्पर्श कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कांटेक्ट एंगल बोलते हैं कि इसका जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट का मतलब स्पर्श है इस सरफेस के साथ में, इस बूंद का या इस द्रव का सरफेस के साथ में जो कांटेक्ट है, टच है, ठीक है ना, स्पर्श है, वो कितने एंगल पर है, थीटा एंगल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने इसको बोलते हैं स्पर्श कोण, थीटा से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग द्रव के लिए थीटा अलग अलग होता है। यदि स्फेरिकल अपने पास अच्छी सी बूंद जो बन रही है, ठीक है, यदि अपने एक छोटी बूंद की बात करें, ये अपने पास सरफेस हो गया है, तो यहां पर अपने छोटी बूंद की बात करें तो इसका जो एंगल है, देखो यहां से ये एंगल कितना बन गया है, थीटा। तो हम ऊपर वाले डायग्राम और बीच वाले डायग्राम का कंपैरिजन करें तो देखो थीटा यहां पर क्या है, बड़ा है, 90 से क्या है, बड़ा है, और यहां पे जो थीटा है 90 से क्या है, छोटा है। तो अलग अलग द्रव के लिए जो थीटा होता है, स्पर्श कोण होता है, वो अलग अलग ही अपने को मिलेगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है उसका आकार भी। ये छोटी सी बूंद है तो छोटी सी बूंद आपको पता है एक गोला का रूप ही धारण कर पाती है, और जो थोड़ी सी बड़ी बूंद होती है वो चपटी आकार का क्या करेगी, धारण करेगी। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया था। ठीक है, हाँ जी। अब हम लेते हैं एक केश नली और उसको डुबोते हैं एक द्रव के अंदर। ठीक है, द्रव में सेलेक्ट करूंगा एक पानी। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से एंगल समझ आए।
ये अपने पास कोई बर्तन है, तो इस बर्तन के अंदर हमने पानी को भर रखा है। आपको पता है पानी के अंदर जब कैश नली को लेकर आते हैं तो कैश नली उस पानी को राइज करती है, ऊपर लेकर जाने का काम करती है। ठीक है, इसका रीजन अभी हमने स्टार्टिंग में वीडियो में अच्छे से समझ रखा है। और जो शेप बनेगी कैश नली के अंदर वो एक अवतल की तरह बनेगी। ठीक है बच्चों, तो हम डाल देते हैं इसके अंदर कैश नली, इसको ऐसे थोड़ा सा कैश नली को बड़ा बनाया है। अब ये द्रव है, ठीक है, जो पानी है ये राइज कर थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा। मान लेते हैं कि इतना चढ़ेगा, इसका जो शेप बना है, ठीक है, वो क्या बना है, एक अवतल की तरह बना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से साफ साफ दिखे। तो ये इसका लेवल बन गया। ठीक है बच्चों, तो अब ये लेवल बना कैसे है, कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, क्या है। मान लेते हैं कि जो इस सिस्टम को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमने जिस द्रव का उपयोग किया है उसका जो घनत्व है वो कितना है, रो। क्योंकि अभी मैंने बोला है कि डिपेंड करता है, जो हाइट इसकी ऊपर गई है, लेवल इसका ऊपर गया है h हाइट का, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उस द्रव का घनत्व कैसा है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि उसी कैश नली को पारे के अंदर लेकर जाए तो हाइट उतनी अपने को प्राप्त नहीं हो पाती जिसका लेवल नीचे ही रह जाता है। और जो पानी के अंदर उसी कैश नली को जब हम डुबोते हैं तो जो द्रव है, जो तरल है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम एक अच्छे घनत्व की, मतलब कि जो राइज कर सके, है ना, इस द्रव का उपयोग किया है, पानी का उपयोग किया, तो कैश नली को डुबोते ही पानी जो है वो ऊपर क्या कर गया है, राइज कर गया। ठीक है, इसकी जो रेडियस है, जो अपने पास जो कैश नली है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r। जो कैश नली की जो त्रिज्या है वो हमने कितनी मान रखी है, कैपिटल R मान रखी है। ठीक है, और यहां पर भी एक छोटा सा वर्ग बन रहा है, यहां से देखो एक कर्व सा बन रहा है। इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहां से स्मॉल r। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपने पास जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r होगी है। ठीक है, चलो मैं इस ही डायग्राम को मैं यहां पर बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा करकर ऐसे। तो यहां अपने पास एक अवतल मिल गया, इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल r से मैंने क्या कर रखी है, रिप्रेजेंट कर रखी है। ठीक है बच्चों, यहां से स्मॉल r से मैंने रिप्रेजेंट करके इसका जो सेंटर पॉइंट जो है इसका, है ना, इसका सेंटर पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया है O से। ठीक है, और जो एंगल था अपने पास वो कितना है, थीटा है। अभी थीटा एंगल क्या होता है, स्पर्श कोण होता है, कि जो द्रव से लेकर और जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, स्पर्श रेखा जो बनाई है, उसके बीच का जो एंगल होगा, द्रव से लेकर आना है, तो द्रव से बाहर नहीं लेकर आना है एंगल को। ठीक है, कहीं आप यहां से एंगल को रिप्रेजेंट करो तो द्रव से ही लेकर आना है, यहां से द्रव से लेकर एंगल थीटा, यहां से द्रव से लेकर एंगल स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम स्पर्श कोण बोलेंगे। तो यहां पर जो अपने पास द्रव भरा हुआ है, ठीक है, नीचे डैश यहां पे बना देता हूं ऐसे। ठीक है, जो ये एंगल है ये कितना है बच्चों, थीटा। इसे स्पर्श कोण से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, हां जी, चलते हैं आगे की जो कैश नली की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, और जो स्मॉल r है ये उस कर्व की त्रिज्या है जो इसके अंदर कर्व बन रहा है। यदि पारे का भी उपयोग करें तो भी पारे का जो कर्व बनेगा वो किसकी तरह बनेगा, उत्तल की तरह, उसकी भी एक कुछ न कुछ क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है बच्चों, तो आप कोई भी द्रव का यूज करो तो त्रिज्या तो उसकी बनेगी, राइज की या नीचे जाए। ठीक है, हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि ये जो द्रव जा रहा है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब इस पर अप्लाई हो रहा है, नीचे की तरफ इसको भेजने का काम कर रहा है और इसको ऊपर लेकर जाने का काम कर रहा है प्रेशर, किसका, उस द्रव का प्रेशर। ठीक है, द्रव का प्रेशर क्या करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा और वायुमंडलीय का जो दाब है वो ऊपर की तरफ काम करेगा। अब ज्यादा प्रेशर किसका है, इसका,
द्रव का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो द्रव का प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो क्या कर रखा है, राइज कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वायुमंडलीय दाब और जो द्रव का जो दाब है, ठीक है ना, लिक्विड का जो दाब है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा Pi minus Pa is equal to 2T by R। ठीक है, ये T क्या है, पृष्ठीय तनाव, ये R क्या है, उसकी त्रिज्या जो शेप बना रहा है, स्मॉल r लिखा हुआ है बच्चों, तो स्मॉल r किसकी त्रिज्या है, डायग्राम में आप देख सकते हो, इसकी त्रिज्या की हम बात कर रहे हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या कर देता हूं, रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, एक बूंद के लिए फॉर्मूला है, प्रेशर और तनाव के बीच में संबंध। इस फॉर्मूले को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्राइव करेंगे। एक बात समझ लो कि जो प्रेशर का जो डिफरेंस है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब और इसके अंदर की तरफ जो दाब लग रहा है, ठीक है, जो द्रव का दाब लग रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 2T/R। ये T क्या है, टेंशन, किसकी टेंशन है, सरफेस टेंशन, इस द्रव की टेंशन, जिसे हम पृष्ठीय तनाव से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट ही लेक्चर में आपने ये पढ़ा होगा कि T जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है F/L होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम प्रेशर की ही बात करेंगे। जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसी के कारण ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सिंपल सा फंडा डायग्राम से दिख ही रहा है कि जो द्रव का जो दाब है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, जिस कारण लेवल ऊपर की तरफ चला गया। h इसका क्या है, लेवल है, हाइट ऊपर की तरफ निकल गया है। इसे इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। अब हम बात करते हैं कि जो ये तो ऊपर चला गया, उसके बाद जैसे हम मैनोमीटर के अंदर, बैरोमीटर के अंदर भी हमने ये देखा था कि जो राइज कर रहा है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है। तो प्रेशर का एक और फॉर्मूला था, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, बर्नौलीज थ्योरम भी हमने पढ़ी थी। तो उसके अंदर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, रो जी एच। H क्या है कि द्रव कितना ऊपर जा रहा है, राइज कितना हो रहा है। जैसे नैनोमीटर के अंदर हमने ये पढ़ा था, ठीक है, जो टॉपिक था अपने पास वैक्यूम मीटर, ठीक है, उसके अंदर भी ये हमने बताया था कि जो प्रेशर है वो क्या है, रो जी एच के इक्वल होता है। h क्या है, जितना लेवल का डिफरेंस है, ठीक है, तो जितना हाइट ऊपर चला गया है ये द्रव, ठीक है, और g क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और रो आपको पता ही है, जिस द्रव का हमने यहाँ पे उपयोग किया है उसका घनत्व क्या बोलेंगे हम, रो बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रेशर बना हुआ है, ये प्रेशर कैसे बना है, ये प्रेशर बना है Pi और P के मध्य का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब इसको दबांतर बोलेंगे। ये जो ऊपर गया है ये अकेले Pi के कारण तो नहीं गया, क्योंकि इसके अपोजिट भी एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। यदि एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई ना हो तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। तो दोनों के प्रेशर के डिफरेंस के कारण हमें रो जी एच प्राप्त हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है P, ये दोनों के डिफरेंस से बना है। तो Pi द्रव का जो प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रो जी एच के। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। ठीक है बच्चों, ये तो हमने पहले ही कांसेप्ट पढ़ चुके हैं। ये अपने पास है 2T/R, ये टेंशन और प्रेशर का रिलेशन है। तो ये प्रेशर हमने प्रेशर जिसे दाबांतर बोलते हैं, है ना, प्रेशर का डिफरेंस है, उसके फॉर्मूले से इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ चलते हैं आगे। तो दोनों ही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी है इसके एक इक्विवेलेंट प्रेशर को, है ना, दोनों ही जो प्रेशर का डिफरेंस है वो दोनों ही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी है, दाबांतर को, ये भी दाबांतर को और ये भी दाबांतर को। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां पर लिखा जाएगा रो जी एच इज इक्वल टू 2T/R। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टेंशन है, ये रेडियस है जो बन रहा है, और जो अपने पास रो है, डेंसिटी किसका, जिस द्रव को हमने सिलेक्ट किया है इस टॉपिक को समझने के लिए, और जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो h है वो हाइट है, कितना ऊपर ये राइज कर चुका है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, h का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा।
ठीक है। देन h इज इक्वल टू 2t बाय r रो एंड जी। ये हमारे पास h का हाइट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रखा है कि h जो हाइट है r इसका रेडियस है जो कर्व बनता है, ठीक है। डेंसिटी टेंशन आपको भी बताया ही है मैंने क्या, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या, केश नली की त्रिज्या, जो इसकी जो त्रिज्या है, इसको एक बार मैं रफ कर लेता हूं। इसकी जो त्रिज्या है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो त्रिज्या है इसकी कैपिटल R, ठीक है। हाँ जी, तो यहां से अपने पास कैपिटल R क्या बन रही है, त्रिज्या, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो अपने पास टोटल इसकी त्रिज्या है, यहां से O से यहां से टोटल जो त्रिज्या है, ठीक है, इस कर्व की वो कितनी है, स्मॉल r है। और ये किसकी त्रिज्या है, उस केश नली की जिसको हमने यहाँ पे समझना है, जो h हाइट तक इस द्रव को राइज कर रहा है। चलो अब हमने क्या करना, इस r को, क्योंकि डेंसिटी तो होनी चाहिए, g तो कांस्टेंट है, ये टेंशन भी हमें चाहिए, तो इस r की जगह हम कुछ ऐसे करें कि कैपिटल R आ जाए, ठीक है। तो चलो इस डायग्राम को अच्छे से हम क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो कुछ पॉइंट दे देता हूं, जैसे O हो गया, इस पॉइंट को मैं A से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है। तो इस R को मैं यहां से, ठीक है, इस R को मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, कैपिटल R, ठीक है। त्रिज्या है यहां तक की, क्योंकि इसकी रेडियस यहां तक की है। इस पॉइंट को मैं B से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है। इतनी ही रेडियस किसकी है, इस केश नली की, ठीक है। तो A और O के बीच में जो डिस्टेंस होगा बच्चों, वो कितना होगा, स्मॉल r होगा, क्योंकि रेडियस है ना, यहां से r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, तो इस हिसाब से स्मॉल r की क्या है, रेडियस, इस कर्व की रेडियस, ठीक है। हां जी, स्मॉल r ने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है बच्चों। हां जी, अब बात करते हैं एंगल। ये जो स्पर्श कोण है ये कितना है, थीटा। स्पर्श कोण कितना है, यहां पर है थीटा। द्रव के अंदर और स्पर्श रेखा जो हमने ड्राई, स्पर्श रेखा जो खींची है, उसके मध्य जो कोण है वो कितना है, थीटा हमारे पास प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो हम देखते हैं थीटा कैसे होगा। ये अपने पास स्पर्श रेखा, ठीक है, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, जिस कारण ये जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो अपने पास r बना हुआ है, स्मॉल r और कैपिटल R, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, ठीक है। कितना है बच्चों, थीटा एंगल इनके बीच में बना हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, इधर देखो, ये तो है आधार और ये क्या हो गया, कर्ण, और ये क्या है अपने पास, लंब है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें तो चाहिए स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में रिलेशन बनाना है, जिससे स्मॉल r का मान निकालकर हम यहां रख देंगे कैपिटल स्मॉल r की जगह, तो जिससे हमारे पास कैपिटल R मिल जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, कैपिटल R और h के बीच का संबंध चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल का उपयोग करेंगे, तो हम लिख देते हैं कि जो कोण है, ठीक है, कोण O A B से, जो त्रिभुज है O A B से, तो यहां से हमें कर्ण और आधार के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है बच्चों, कैपिटल R, ठीक है, और कर्ण कितना है, स्मॉल r। अब हम क्या करेंगे, यहां से स्मॉल r का फॉर्मूला बना लेंगे, तो स्मॉल r इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं क्योंकि हमें बाद में भी इसका उपयोग करना है। तो स्मॉल r इज इक्वल टू r कैपिटल R, इस केश नली की त्रिज्या है, ठीक है। और जो स्मॉल r है उसका फॉर्मूला आ गया r cos थीटा, r अपॉन cos थीटा। अब इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जिस कारण हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू हाइट, राइज की हाइट, ठीक है, h इज इक्वल टू 2t अपॉन
रो जी आ गया है। और उसके बाद में जैसे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे या फॉर्मूला पुट करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा स्मॉल कैपिटल आर आ जाएगा और cos थीटा किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं cos थीटा। ये फॉर्मूला बना है हमारे पास, जो लिक्विड जितना राइज किया है, जो द्रव जितना ऊपर गया है उसकी हाइट और केश नली की त्रिज्या के मध्य हमारे पास क्या आ गया है, संबंध आ गया है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देखें कि कोई भी अपने पास द्रव है उसकी अलग अलग रेडियस की केश नली का उपयोग करें। कहने का मतलब क्या है कि हमें उसी ही द्रव का उपयोग करना है। जैसे यहाँ पर इस द्रव का उपयोग करना है, यहाँ पे हम छोटी पतली रेडियस की केश नली रखें और एक थोड़ी सी इससे बड़ी केश नली की एक बड़ी रेडियस की केश नली रखें, तो उसके लिए क्या होगा, तो द्रव तो हमें वही यूज करना है, तो घनत्व और जी तो कांस्टेंट रहेगा और तनाव भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसके लिए क्या होता है, जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर। इसका मतलब जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना राइज नहीं कर पाएगा वो लिक्विड, जो लिक्विड है, क्योंकि थीटा भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये थीटा क्या है, स्पर्श कोण है। अभी मैंने बात की थी कि जो ये मान लो छोटी बूंद है या कोई भी पारे की बूंद है, तो पारे को किसी भी कांच पर रखें तो उसका जो एंगल होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां बात करेंगे कि जो रेडियस है, केश नली की रेडियस है और h के बीच में जो संबंध आया वो ये बोलता है कि जितनी पतली केश नली होगी, रेडियस को जितना कम करेंगे उतना ही केश नली राइज अच्छा करेगा, और जितनी बड़ी केश नली होगी, जितनी बड़ी त्रिज्या की केश नली होगी, उसका जो राइज की जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आज का टॉपिक हमारा, केश नली की जो त्रिज्या कैपिटल आर और कितना द्रव को ऊपर तक ले जाता है उसकी हाइट के मध्य संबंध। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।